बत्ती का धुआं गोलाकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती के सफ़ेद गोलाकार धुएं के कण सर्पिला आकार होते हुए तितिर बितिर हो जाते थे। चंदन धूप बत्ती की खुशबू मनोज के नथुनों में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने अधीरा के मृत शरीर के पास दीपक के साथ एक मोटी सी धूप बत्ती भी जलाकर रखी थी, पर मनोज चाहकर भी चिर निंद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नज़रें झुकी हुई थी, बस कभी कभी नज़र उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीवी अधीरा के संग 30 वर्षों का सफ़र आज यहाँ ख़त्म हुआ, पर आज कहाँ? वह तो 20 वर्ष पहले उस दिन ही ख़त्म हो गया था जब मनोज ने पहली बार अधीरा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वह दूध वाला घर पर क्यों आया था? अपनी बीवी के साथ गुस्से में अंधा ही तो था मनोज। अधीरा घबराते हुए बोली थी, कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से, मुझे क्या पता? मनोज गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीवी के साथ यहाँ उसे यह दिखाने के लिए कि तेरा उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। अधीरा मानो आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूध वाले के साथ? छी छी छी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पर मनोज कहाँ सुनने को तैयार था। अधीरा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। मनोज और अधीरा की अरेंज मैरिज शादी हुई थी। मनोज औसत रंग रूप का युवक था और अधीरा गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू और खुश मिजाज युवती थी। पर मनोज उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पॉजेसिव था। कोई भी एक नज़र अधीरा को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार का था। अधीरा को अचानक अपने दोनों बेटे सजल और सारांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते मनोज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमा कर बैठ गया और आज अधीरा को डसने लगा। अधीरा बोली, दूध वाला गांव से रोज़ बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर मनोज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अधीरा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया। पर माँ की वह सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रहना चाहिए। यह अविश्वास का दिमाग गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, याद करके चुप रह गई। 8 और 10 वर्षीय सजल और सारांश इस सबसे बेखबर थे, पर माँ की सुनी सुनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेम पूर्वक जीवन की ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वह लम्हे मिले पर इतने कम मिले कि उनका मिलना न मिलने के दुख से दुगना हो उठा। तेज रोने की आवाज़ से मनोज जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। अधीरा की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थी और लाल साड़ी में लिट्टी लेटी अधीरा को देखकर उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? अनुभा रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से अधीरा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए, अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के। तुम हर बार हमें बुलाती थी ना कि आ जाओ दीदी, अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराज़गी। पर अधीरा तो इन सब से दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के शानदार ड्राइंग रूम के बीच में अधीरा आज शांत लेटी थी। हमेशा की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपने घर को सजाती संवारती अधीरा अब कभी नहीं दिखेगी किसी को। मनोज ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफ़ी दूरी पर बैठा था। वहाँ से उसे अधीरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार के अन्य औरतें और अधीरा की सहेली भी तेज स्वर में रोने लगी। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नज़रों से मनोज को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नज़रें मिल गई। ओह, इतनी नफरत, घृणा! मनोज की नज़रें झुक गई। हाँ, मैं हूँ इस लायक, मैंने कब उसे चैन से रहने दिया?
उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बुढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। अधीरा भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था, पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराई तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज़ सोमवार को, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा आ पाना संभव नहीं है, अधीरा किसी से बात कर रही थी। मनोज को अंदर आते देख उसने झट से फ़ोन रख दिया। इतनी बात तो मनोज ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फ़ोन था? किसका नहीं, किसी का नहीं, मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे, आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी दिन मनोज ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने 2 बार अधीरा को फ़ोन किया था। मेरी जानकारी बगैर कोई गैर मर्द मेरी बीवी को फ़ोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छिपा रही है। ज़रूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब मनोज वही सोच रहा था जो सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है ये ललित, और उसने तुम्हें फ़ोन किया, क्यों किया, कहाँ बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही अधीरा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 वर्षों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ उन दोनों से। अधीरा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा होकर मनोज ये सब सुनने मानने को तैयार नहीं था। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं है, कोई बोल रहा था। आवाज़ सुनकर मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा हो न सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम के विपरीत अधीरा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। मनोज के बेमतलब के इल्ज़ामों को सुनकर कुछ दिनों तो वह खूब रोती थी। कुछ माँ उदास रहती थी, पर अपने बेटों को मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाज़ें अब तेज होती चली जा रही थी। एक एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा सुगंध के पति और उनके बेटे अधीरा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। मांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी, उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी अधीरा को, उसके कोमल बदन पर खरोंच लग जाएंगी। मनोज मानो तड़प उठा। मनोज आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे मनोज को कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा कर रह गए थे। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फ़ायदा नहीं भैया। जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा न कर सके, तो अब मृतदेह से मोह दिखाने से क्या फ़ायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। जीते जी अधीरा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे। करना तो दूर, मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके, और बेटों ने इसका पूरा मान रखा था। अतीत के पल चलचित्र की भांति मनोज की आंखों में तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। मनोज का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। सजल के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे आकर्षक दोनों बेटे तो अधीरा की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था दिल्ली में। दोनों बेटे वहीं रहते थे साथ साथ। अक्सर मनोज और अधीरा भी 1-2 दिन बच्चों के साथ रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से अधीरा अकेली पड़ गई थी। मनोज अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसकी शक्की स्वभाव के कारण अधीरा कहीं आती जाती नहीं थी, तो घर बैठे बैठे ही साहित्य में उसे रुचि हो गई थी। काफ़ी समय मिला तो कविता, कहानी और लेखन में व्यस्त हो गई। मनोज भी देखकर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। अरे सजल बेटा, प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते थे, चाहे ऑनलाइन किताबें मंगानी हो या अधीरा के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा
54 इंची प्लाज्मा टीवी घर में लेकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। मनोज तो इतने दिन वहाँ रह नहीं सकता था। वह अपने शहर जबलपुर लौट आया। 6 फरवरी का दिन था जब अधीरा सजल के साथ प्रगति मैदान गई थी। घर के बाहर की दुनिया और वह भी किताबों से लबालब देखकर उसकी खुशी का पारावार ना था। वहाँ पहुँचकर सजल को भी कुछ दोस्त मिल गए। वह अधीरा को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चला गया। अरे अधीरा तुम? सामने से अधीरा की कुछ फेसबुक फ्रेंड्स चली आ रही थी। उनसे पहली बार मिलने का रोमांच ही अलग था। हाय तुम तो बहुत ही प्यारी हो अधीरा, प्रतिमा बोल पड़ी। वह खुद भी कविताएं लिखती थी। कुछ काव्य संग्रह भी आ गए थे उसके। पूनम, रेखा, तेजस सब मिल बैठी तो सेल्फी का दौर चल पड़ा। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कितने ही फोटो खिंच गए खूबसूरत यादें बनाने के लिए। पास ही 22-23 साल के 2 नवयुवक सौरभ और प्रफुल्ल भी खड़े थे। मैम आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। थैंक्स, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, अधीरा कह उठी। सब ने संग साथ में खूब सेल्फी ली। फोटो लेने के क्रम में दोनों लड़की और पूनम, प्रतिभा अधीरा के कुछ और करीब हो गए। प्रफुल्ल ने अधीरा के कंधे पर हाथ रख दिया। हंसी खुशी के पल कैमरे में कैद हो गए। अपने मनपसंद लेखकों की हस्ताक्षरित प्रति लेकर अधीरा बहुत खुश थी और दोनों बेटे उसे खुश देखकर खुश थे। रात में खूब चाव से अधीरा ने बच्चों के पसंद का खाना बनाया। अगले दिन सुबह जबलपुर जाने के लिए अधीरा का ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया था बेटों ने। अकेले सफ़र करने के अवसर कम ही आए थे अधीरा के जीवन में, पर वह रोमांचित थी। बेटों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। मम्मी आप अब अकेला आना जाना शुरू करो, देखो सब महिलाएं अकेले कहाँ कहाँ हो आती हैं, और दिल्ली के लिए तो बहुत सी सीधी ट्रेनें हैं। अगले दिन जबलपुर अपने घर पहुंचकर रात में अधीरा शौक से मनोज को अपनी फ़ोटो दिखाने लगी। ये देखो मेरा फ़ोटो कवि सुरेंद्र के साथ, यह तस्लीमा नसरीन के साथ, और यह मेरी फेसबुक फ्रेंड है। और ये तुम्हारे कंधे पर किसने हाथ रखा है? मनोज ने पूछा। अधीरा ने झट से फ़ोटो आगे बढ़ा दी और उसे दूसरी फ़ोटो दिखाने लगी। मनोज ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और फ़ोटो स्लाइड करके पूछने लगा, ये लड़का कौन है और इसका हाथ कैसे आ गया तुम्हारे बदन पे? अविश्वास का फन न केवल सिर उठा चुका था बल्कि जहरीली फुफकार भी मार रहा था। जिस बात से अधीरा बचना चाह रही थी वही हुआ। तुम्हें वहाँ बुक फेयर देखने भेजा था मैंने, और तुम जाकर अपने यार के साथ अय्याशी करने लगी। पर वह तो मेरे बेटे की उम्र का है और हम तो पहली बार ही मिले थे। पर मनोज कुछ सुनने को तैयार नहीं था। 40 से ऊपर की उम्र हो गई तुम्हारी और अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। बुढ़ी हो गई हो पर शौक जवानों के हैं। ओह, उसके कानों में जैसे पिघलता शीशा उड़ेल दिया गया हो। अधीरा रो कर रह गई। रात भर जागती रही थी, दिन में मुंह छिपाए पड़ी रहती थी। किस बात की सजा भुगत रही थी वह? एक औरत होने की, स्त्री देह लेकर पैदा होने की। स्त्री देह उसकी पर मालिक है उसका पति मनोज। वह जब चाहे कठपुतली की तरह उसे नचाए। अधीरा ने अपना फ़ोन ही ऑफ करके रख दिया। कुछ दिन बेटों से बात नहीं हुई तो तीसरे ही दिन बेटे घर आ पहुँचे। अधीरा की सूजी आंखें और उतरे चेहरे ने ही सब कहानी बयां कर दी। मनोज अब भी अपने दंभ में बोले जा रहा था। चरित्रहीन है, उल्टा है तुम्हारी माँ। चुप रहिए। सजल चीख उठा। आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अशब्द नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब बता दिया है। आपके शक का कोई इलाज नहीं है। इतनी संप्रीत और प्रेम करने वाली पत्नी को आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जवान बेटे का क्रोध देखकर मनोज ठंडा पड़ गया। उधर अधीरा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लालछन सुनकर मानो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं क्यों न समा जाऊं धरती की गोद में? कब तक देती रहूंगी अग्नि परीक्षा? अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं। वह तड़प कर बोल पड़ी। एक दिन सजल सारांश, मेरे बच्चों, अब मैं सफाई देते देते थक गई हूँ। मैं मर जाऊँ तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मित्र देह को छूने मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। हो सके तो इतना करके मेरे दूध का कर्ज चुका देना। उस दिन से अधीरा ने मनोज को पति के सिंहासन से उतारकर जमीन पर ला पटका। समय बीतता गया।
करवा चौथ आदि सब त्याग दिया अधीरा ने। 2 वर्षों के अंतराल पर दोनों बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया। सभी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बखूबी निभाए अधीरा ने, पर मन में चरित्रहीनता की जो धांस चुभी थी वह अब सहतीर बन गई थी। एक रात वह सोई फिर कभी न जगने के लिए। कितनी बातें थी जिन्हें साझा करने की जरूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितनी खरोचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे। पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना हंसना था, कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत न दी। पलक झपकी और पल गायब। वहाँ उपस्थित लोगों के रुदन से मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपनी जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा। अधीरा का चीर निंद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। अधीरा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानियां तेज स्वर में रो रही थी। सजल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। सारांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगिनी को वह हमेशा पर पुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हनन करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कंधा दे रहे थे। पर मनोज के लिए वही वर्जित था, अधीरा को छूने तक का भी। अविश्वास, शक का फुहारता व नाग मनोज के मन में आज निर्जीव सा पड़ा है और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना है उसे अब ताउम्र।